चैनपुर विधानसभा इस बार किसे चैन देने वाली है, इसका मिजाज कैसा रहा है, उसकी हम पड़ताल करेंगे। फिलहाल तो यहां अब जेडीयू का कब्जा है, लेकिन आपको बता दें कि बसपा ने इस सीट को जीता था। बाद में कैंडिडेट ने जेडीयू का दामन थाम लिया, तो अब जेडीयू के खाते में ये सीट है। तो सीट शेयरिंग में ये सीट किसे मिलने वाली है और जो विनिंग कैंडिडेट है उनका मुकाबला इस बार कितना दिलचस्प होने वाला है, उसकी भी पड़ताल करेंगे। रंजन जी, अगर चैनपुर को आप स्कैन करते हैं, चैनपुर को देखते हैं, तो क्या दिखता है स्कैनर से? इस चैनपुर पे कौन जीतता रहा है, वजह क्या दिखती है? देखिए, जब आप चैनपुर विधानसभा क्षेत्र को देखिएगा तो चैनपुर में किसी को चैन नहीं है, या इसकी वजहें भी हैं। और देखिए, यहाँ से जो विधायक हैं, मंत्री मोहम्मद जमा खान जो हैं, वो यहाँ से विधायक हैं, बसपा के टिकट पर जीते थे। उसके बाद ये जेडीयू में चले गए। लेकिन ये वो सीट है जहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत रही है, और यहाँ पर बीजेपी की ये आप परंपरागत सीट कह सकती हैं, और बीजेपी यहाँ से लगातार जो है वो चुनाव जीतती रही है। तो ऐसे में उन्हें इस बात की चैन अभी नहीं आ रही होगी कि बीजेपी मानेगी इस सीट के लिए या नहीं मानेगी। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको भी चैन नहीं है, क्योंकि जमा खान जो है वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, अब मंत्री भी हैं। तो उनको ये लगता है कि चूंकि वो मंत्री भी हैं तो हो सकता है कि ये सीट जो है जेडीयू लड़ने के लिए मांग ले। और अगर आप नीतीश कुमार को देखें तो नीतीश कुमार इस तरह से ये सीट जो है वो जाने नहीं देंगे, तो उनको भी चैन नहीं है। जो कांग्रेस से पिछली बार चुनाव लड़े थे उनको भी चैन नहीं है, क्योंकि पिछली बार उनका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा था, तो उनको भी लग रहा होगा कि उनका टिकट तो गया। इसके अलावा कांग्रेस ही नहीं, चूंकि और भी आप राजद की बात कर लीजिए, उन्हें भी चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो मल्लाह वोटर्स हैं, जो बिंदु वोटर्स हैं, उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो इस सीट पर वीआईपी की भी नजर है। और ये चीज जो है तो कोई भी पार्टी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है फिलहाल, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहां चैन अभी किसी को नहीं है। ये तो चुनाव के पहले की बात है। आमतौर पर जो चैन उड़ती है वो ड्यूरिंग इलेक्शन होती है, लेकिन फिलहाल यहां चुनाव से पहले ही लोगों का चैन जो है वो उड़ा हुआ है। अगर आप देखें चैनपुर विधानसभा क्षेत्र को, तो सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये एक विधानसभा की सीट है। कैमूर जिले में ये सीट आती है, और यहां पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था, और गुप्ता नाथ सिंह यहां के पहले विधायक बने थे। 1957 में जो है यहां पर चैनपुर के नाम से कोई चुनाव नहीं हुआ था, और तब भभुआ के नाम से चुनाव हुआ था, और 2 विधायक चुने गए थे। 1962 में चैनपुर जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट के रूप में यहां पर चुनाव हुआ था, और फिर 1967 से यह सामान्य सीट के रूप में जो है अपना काम कर रहा है। अगर आप चैनपुर विधानसभा क्षेत्र को देखिए तो किसी एक पार्टी के लिए कोई सिग्निफिकेंट विक्ट्री नहीं है कि उसी का दबदबा है, बोलबाला है। हाँ, पकड़ रही है, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी की एक पकड़ यहां बनी है, रही है, लेकिन आप दबदबा कहिएगा कि बिल्कुल आउटराइट उसके नाम से ये सीट है, तो ऐसी बात भी यहां पर नहीं दिखती। लेकिन इस सीट पर एक चीज तो दिखती है कि यहां बीएसपी का प्रभाव साफ तौर पर दिखता है, और यह भी दिखता है कि जो बीएसपी के वोटर हैं वो किसी प्रत्याशी के बजाय पार्टी के साथ बंधे हुए हैं। और इसलिए आप देखिएगा कि प्रत्याशी जो बदला बसपा से, उनको जो है वोट मिलते रहे। और बसपा का प्रभाव कितना जबरदस्त है चैनपुर विधानसभा में, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले 3 चुनावों से चैनपुर में जो मुकाबला हो रहा है वो बीजेपी वर्सेस बीएसपी हो रहा है, भाजपा वर्सेस बसपा हो रहा है। महागठबंधन पिछड़ जा रही है, वो तीसरे स्थान और चौथे स्थान पर चली जाती है। तो इसी से आप बसपा के इंपैक्ट का यहां पर अंदाजा लगा सकती हैं। देखिए, चैनपुर ने
पार्टियों के साथ साथ दमदार प्रत्याशियों का भी साथ दिया है। और यहां पर कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो कई बार जीते, उनमें आप लालमुनि चौबे का नाम ले सकते हैं, जो बाद में बक्सर से बीजेपी के सांसद भी बने थे। लालमुनि चौबे यहां से 4 बार चुनाव जीते। महाबली सिंह का नाम ले सकते हैं, वो भी 4 बार यहां से चुनाव जीते। और जो बीजेपी से पिछला चुनाव लड़े थे बृज किशोर बिंद, वो भी यहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ पार्टियों की पूछ है, व्यक्तियों की भी पूछ है। और व्यक्ति जो है इस तरह से रिपीट करते हुए दिखते हैं। अगर आप देखें कुल जो 17 चुनाव यहां पर चैनपुर विधानसभा के नाम से हुए हैं, उसमें से अगर आपको दिख रहा है तो 11 बार जो है इन्हीं तीनों की जीत दिख रही है। तो बाकी 6 अवसरों पर ही दूसरे प्रत्याशी जीते हैं। अगर हम पार्टियों की बात करें तो बीजेपी को यहां से 5 बार कामयाबी मिली है, तो कांग्रेस यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रही है और बीएसपी 3 बार इस सीट को जीती है। तो बीएसपी का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है आपको दिखता है। और महाबली सिंह जिनकी की हम चर्चा कर रहे हैं कि वो 4 बार जीते हैं, तो वो 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। यहां पर आरजेडी को यहां पर 2 बार सफलता मिली है। जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी एक बार इस सीट को जीतने का अवसर मिला है। तो अगर आप जनसंघ को बीजेपी की तरफ लेकर जाएं तो कुल 6 बार जो है आपको राइट विंग की तरफ ये विक्ट्री जो है वो दिखती है। अब अगर हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो आपको दिखेगा कि यहां मल्टी कॉर्नर फाइट होती है। वजह भी बहुत साफ है, एक पक्ष बीजेपी, दूसरा पक्ष बीएसपी मायावती की पार्टी, तो नेचुरली तीसरा पक्ष जो महागठबंधन होता है वो एक पक्ष तो बनता ही बनता है। तो 2010 में दिलचस्प यह है कि उस समय डॉक्टर अजय आलोक जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो यहां से चुनाव लड़े थे और उनको 32,930 वोट आए थे। और वो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे? वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। और उस समय उनके सामने उस समय के सिटिंग विधायक बृज किशोर बिंद थे जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। मोहम्मद जमा खान जो थे उस वक्त कांग्रेस से प्रत्याशी थे और आरजेडी से धर्मेंद्र कुमार सिंह थे। तो अजय आलोक जो बीएसपी प्रत्याशी थे उनको 32,930 वोट 23.19%, बृज किशोर बिंद को 46,510 वोट मतलब कि 32.75% वोट और मोहम्मद जमा खान को 19,552 वोट मतलब 13.77% वोट और आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार सिंह को आए 17,682 वोट मतलब कि 12.45% वोट। और तब जो समाजवादी के प्रत्याशी थे वो भी लगभग 5.25% वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो एक यूपी का इंपैक्ट जो है इस सीट पर दिखता है। तो इस बहुकोणीय मुकाबले में बृज किशोर बिंद जिन्हें कि 32.75% वोट आए थे 13,580 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2015 में महागठबंधन बना, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ एक तरफ एक छाते के नीचे एक अम्ब्रेला के नीचे, और तब यह सीट जेडीयू को लड़ने के लिए दी गई और 4 बार के विधायक महाबली सिंह को जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक बृज किशोर बिंद को ही टिकट दिया तो जमा खान ने अपना पाला बदला और कांग्रेस से निकलकर वो बीएसपी के हाथी पर सवार हो गए। अब यहां पर जो मुकाबला होता है उसमें जमा खान जो कि बीएसपी के प्रत्याशी थे उनको 58,242 वोट आए मतलब 32.78% वोट। जो महाबली सिंह थे महागठबंधन के प्रत्याशी जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस
तीनों साथ में उनको आए 30,287 वोट, मतलब 17.05% वोट। समाजवादी पार्टी के आलोक कुमार सिंह थे, जिनको 12,802 वोट आए, मतलब 7.21% वोट। और ब्रिज किशोर बिंद जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको आए 58,913 वोट, मतलब 33.16% वोट। तो यहां पर बीजेपी और बीएसपी के बीच जो मतों का अंतर रहा, वो रहा 671 वोटों का। और सिर्फ 671 वोटों से ब्रिज किशोर बिंद ये चुनाव जीतते हैं और उनकी जीत की हैट्रिक भी यहां पर लग जाती है। इसके बाद 2020 आता है, तब फिर से मोहम्मद जमा खान बीएसपी के ही टिकट पर चुनावी मैदान में थे। बीजेपी ने एक बार फिर से ब्रिज किशोर बिंद पर ही भरोसा जताया था। कांग्रेस ने प्रकाश कुमार सिंह को टिकट दिया, तो महागठबंधन के प्रत्याशी प्रकाश कुमार सिंह बने और नीरज पांडे निर्दलीय यहां पर चुनावी मैदान में उतरे। क्या कुछ होता है, मोहम्मद जमा खान को आते हैं 95,245 वोट, मतलब कि 46.2% वोट। ब्रिज किशोर बिंद का जो मत प्रतिशत है, वो 2015 में जब जीते थे उससे बढ़ता है। वोट आते हैं 70,951, मतलब 34.4% वोट। नीरज पांडे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो तीसरे स्थान पर आ जाते हैं 13,119 वोटों के साथ 6.4% वोट। और जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, मतलब कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की सारी पार्टियां, उनको आते हैं 2.6% वोट। तो एक निराशाजनक प्रदर्शन प्रकाश कुमार सिंह के द्वारा। 5,414 वोट जो है वो कांग्रेस को आए, तो मोहम्मद जमा खान 46.2% वोट लाकर 24,294 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे और हाथी के चुनाव निशान पर जीते। लेकिन बाद में जो है उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया, मंत्री भी बनाए गए हैं। तो इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और यहां पर जो है ये मानकर चलिए कि ये वो सीट है जिसको कि डिस्कशन के टेबल पर जाना है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो। क्योंकि अगर आप एनडीए की तरफ से देखें तो चूंकि जेडीयू में चले गए हैं मोहम्मद जमा खान, तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि ये सीट उनको मिले। बीजेपी ने यहां से 5 बार जीत हासिल की है, उसको लगेगा। और जो ब्रिज किशोर बिंद हैं वो 3 बार जीते हैं, तो वो चाहेगा कि ये सीट उनको लड़ने के लिए मिले। तो देखिए कौन किनको ये सीट मिलता है। लेकिन जो लोग भी नीतीश कुमार को जानते हैं, वो जानते हैं कि ये सीट जो है जेडीयू को जाएगी और मोहम्मद जमा खान ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अगर आप नीतीश कुमार की पार्टी को अभी देखिए, तो जो मुस्लिम विधायक की बात होती है तो मोहम्मद जमा खान ही हैं और वो मंत्री बने हुए हैं। तो किसी भी हाल में जेडीयू ये सीट जो है छोड़ने नहीं जा रही है। ऐसे में ब्रिज किशोर बिंद क्या करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बीच में तरह तरह की खबरें जो है वो फ्लोट हो रही हैं कि वो पाला बदल सकते हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं। अब क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बीएसपी से, चूंकि यहां आप बीएसपी को नहीं छोड़ सकती, तो बीएसपी से जो नीरज पांडे पिछली बार चुनाव लड़े थे निर्दलीय और 6.4% वोट लेकर आए थे, तो नीरज पांडे इस बार बसपा से कैंडिडेट हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावना जो है वो दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने चूंकि निराशाजनक प्रदर्शन किया था, 2.6-2.5% वोट आए थे, लेकिन यहां पर अचला सिंह तैयारी कर रही हैं। जब कन्हैया कुमार ने भी जो यात्रा की थी उसमें भी वो साथ थी, सबका ध्यान उन्होंने खींचा, लगातार वो जनसंपर्क कर रही हैं। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अचला सिंह जो है वो दावा ठोकते हुए दिख रही हैं। अब इसमें यह भी देखना है कि आरजेडी क्या कुछ करता है, या वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ब्रिज किशोर बिंद पर उनकी नजर हो सकती है, लेकिन यहां वीआईपी का भी दावा है। और वीआईपी अगर
महागठबंधन में रहता है तो जो उसके राज्य के अध्यक्ष हैं बाल गोविंद बिंद, वो यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये सीट वीआईपी को लड़ने के लिए दी जाए महागठबंधन में, यदि वीआईपी महागठबंधन के साथ रहता है तो। अब यहां के जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर एससी वोटर्स जो हैं वो 21% हैं, 21%, और जो अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं उनकी भी संख्या यहां पर है 9.38%। तो एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है एसटी वोटर्स की भी है। यादव 9 से 10% हैं, और आप देखिएगा कि जो राजपूत हैं 4.5 से 5.5%, और ब्राह्मण जो है 7 से 8%, थोड़े बहुत कायस्थ हैं। तो ये जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 12 से 14% के बीच यहां पर हैं। जो कुशवाहा हैं वो 6 से 7%, कुर्मी 4 से 4.5%, तो कोयरी कुर्मी को अगर आप जोड़ दें तो ये 10 से 12% का आंकड़ा पहुंचता है। वैश्य 5.5 से 6% के आसपास है। तो यहां पर आपको एक चीज और भी जो दिख रहा है कि समीकरण बहुत उलझा हुआ है। किसी भी एक जाति का मत प्रतिशत इतना नहीं है कि वो अकेले जो है अपने कैंडिडेट को जिता दे, या जो ब्लॉक जो परंपरागत वोटर्स का होता है वो भी इतना मजबूत नहीं है। क्योंकि अगर आप यहां पर MY देखिए तो मुस्लिम 9.7% और यादव 9 से 10%, तो 19-20% से आप जीत हासिल नहीं कर सकते। अगर आप इधर देखिए तो सामान्य जाति 12-13%, और इधर आप लेकर आते हैं तो 24-30-32% का आंकड़ा ये पहुंचता है। इस पर भी आप जीत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जैसा मैंने कहा बिंद, मल्लाह, वोट, केवट, ये वोटर्स जो हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 10 से 11% के आसपास उनका आंकड़ा है। लेकिन अकेले वो भी चुनाव नहीं जीत सकते। तो ऐसी परिस्थिति में यहां आपको जो है देखना पड़ेगा एससी वोटर्स की तरफ, और जो यहां अन्य अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या यहां पर बहुत अच्छी है। तो एससी एसटी लगभग 30% से ज्यादा, और अन्य जो ओबीसी ईबीसी हैं उनको देखिए तो ये आंकड़ा लगभग 38 से 40% के आसपास पहुंचता है। तो इस 38 से 40% में बड़ा हिस्सा जो भी पार्टी निकाल लेगी चैनपुर में, उसे ही चैन आने वाली है, जीत उसी की होगी। तो ये चैनपुर का पूरा इतिहास है। अब चैनपुर को कौन फतह करता है इस बार, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी होने वाला है। अब कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, क्या मुकाबला आमने सामने का होगा या फिर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, ये आपको हम वक्त के साथ बताते रहेंगे।